नमस्कार। मैं आज आपको हिंदी भाषा व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आजकल हिंदी भाषा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको व्याकरण पर अच्छी पकड़ की आवश्यकता होती है, जिसका महत्व आप समझते हैं। तो अगर हम लोग आज इसी वीडियो में व्याकरण की चर्चा करें तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप जानते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं लगेगा। आपको लग सकता है कि ये श्रीमान जी क्या समझते हैं, मातृभाषा का मतलब नहीं आता है। लेकिन श्रीमान जी, मातृभाषा का मतलब व्याकरण के दृष्टिकोण से कहने के लिए थोड़ा वक्त आपको लेना चाहिए, क्योंकि शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध समझना भी हिंदी भाषा की एक अलग पहचान होती है। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मानक भाषा क्या होती है? बोली किसे कहते हैं? राजभाषा से आप क्या समझते हैं? जाहिर तौर पर आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का अर्थ समझने के लिए आपको हिंदी व्याकरण समझना पड़ेगा, भाषा का मतलब समझना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि आजकल बहुत सारा वीडियो बन रहा है, आजकल पढ़ाने वाले लोगों की भरमार है। यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन एजुकेशन आज आपके सामने है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत ये अच्छा वीडियो बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों, ये निश्चित रूप से कहूँगा कि जो हाई फाई वाले चैनल हैं, जिनके चैनल में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, वो लोग अपने चैनल का प्रचार जितनी ताकत के साथ करते हैं, हमें आपके ही सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर तौर पर आप ये मत समझिए कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं उन लोगों की निंदा कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी जो पढ़ाऊँगा वो भले ही सीधा साधा हो, सरल हो, उसमें हाई फाई नहीं हो, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है, जो अर्थ मैं बताऊँगा, जो मैं चीज़ आपको दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, वह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होगा। मेरे पास जो अवेलेबल सामग्री है, जो पठन पाठन की सामग्री है, वह सामग्री निश्चित रूप से बहुत ही उच्च स्तर की है, और मैं उन्हीं के आधार पर आपके सामने अपने ज्ञान को शेयर करूंगा, बांटूंगा आपसे। तो मेरे दोस्तों, हम लोग आते हैं सीधे इस बात पर कि मतलब क्या है। जैसे सबसे पहला देखा जाए कि आप जानते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं? तो बच्चा जो भाषा अपनी माँ की गोद में सीखता है, अर्थात परिवार से जो बच्चा भाषा सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। मानक भाषा वो है जो व्याकरण के नियमों के हिसाब से, जिसे सत्ता पक्ष जिस भाषा को मान्यता दे, सरकार जिस भाषा को मान्यता दे, स्टैंडर्डाइजेशन जो हो, अर्थात व्याकरण के दृष्टिकोण से जो भाषा सही हो, उसे मानक भाषा बोलते हैं। बोली किसे कहते हैं? बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। इसमें व्याकरण के नियमों का पालन उस हद तक नहीं होता है, इसका क्षेत्र बहुत लिमिट होता है, सीमित होता है, लेकिन वह भी भाषा का ही रूप है, वह भी एक भाषा ही है। राजभाषा से आप क्या समझते हैं? तो सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रभाषा से हमें यह समझना चाहिए कि जो भाषा पूरे राष्ट्र के द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा समझना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये आपको हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपके सामने ये मेरे पास जो मटेरियल है, ये बहुत ही हाई क्लास का है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक का है। इसलिए मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि कोई वीडियो, कोई चैनल वाले बहुत हाई फाई वाले होंगे, उनके पास में विज्ञापन के माध्यम बहुत सारे होंगे, उनका प्रचार बहुत ज़्यादा होता होगा, लेकिन गुणवत्ता की जहाँ तक बात होगी तो मेरा ये चैनल कहीं से भी, किसी से भी कम नहीं है। तो आप भरोसा रखें और मेरे चैनल को देखें,
आपको हर तरह की परीक्षा में ये भाषा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कारगर साबित होगी। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाषा वह साधन है। एक्चुअली भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचार को दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये भाषा का डिफिनीशन हुआ, परिभाषा मैंने दी भाषा की। हिंदी भाषा, आज हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी क्या है? तो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। 2 भाषाएं और हैं जो हिंदी से आगे हैं, लेकिन हिंदी का स्थान तीसरा है। यह मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, वही ब्राह्मी लिपि जिसमें वैदिक साहित्य रचित है। हिंदी के विकास में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी आदि का भी योगदान है। वर्ण, अब हम लोग यहाँ आते हैं। भाषा की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? तो भाषा की शुरुआत होती है वर्ण से। वर्ण, वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। जब हम बोलते हैं तो मुंह से ध्वनि निकलती है, ध्वनि, तो वो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। मुंह से निकालते हैं वह ध्वनि है, और जब उसे लिख देते हैं वह लिखित रूप में आ गया तो वह वर्ण हो गया। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अर्थ अक्षर भी है। वर्ण का एक अर्थ अक्षर भी है जिसका अर्थ अनाशवान होता है। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण का खंडन नहीं होता है, खंडित नहीं होगा। व्यंजन जो क जोर अ क, तो ये भी, इसका भी अपने आप में ये खंडन नहीं होगा। तो कहने का अर्थ कि वर्ण वह है जो खंडित ना हो। ठीक है, मतलब सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसके खंड नहीं हो सकते। वर्णमाला किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि वर्णमाला क्या है, तो किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर, वे वर्ण हैं, स्वर वे वर्ण कहलाते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ बोले तो किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं हुई। जब बोलेंगे क, तो क बोले लेकिन अंत में आ गया अ, क जोड़ अ, तो क, मतलब अ की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जब अ बोले तो उसमें क की आवश्यकता नहीं हुई, क बोले तो अ की आवश्यकता हुई। अर्थात स्वर वह वर्ण है जो बिना किसी की सहायता के, बिना दूसरे वर्ण की सहायता के बोला जा सके, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। व्यंजन वह है जो बिना स्वर की सहायता के न बोला जा सके, जैसे क। तो व्यंजन वर्ण अकेले में आप नहीं बोल सकते, क्योंकि व्यंजन वर्ण अकेले में पूर्ण होते ही नहीं, वो हलंत लगे होते हैं, वो आधा होते हैं। ठीक है, आप पूरा क लिखते हो, इसका मतलब है कि आधा क जोड़ पूर्ण अ, तो आधा क और पूर्ण अ का मतलब हुआ क। तो व्यंजन क्या हुआ? वह पूर्ण नहीं है। व्यंजन क्या है? बिना स्वर के आप उसे नहीं बोल सकते, जबकि स्वर को अकेले आप बोल सकते हो। तो इनकी संख्या उच्चारण की दृष्टि से 11 है। वो है आपको यहाँ पर ओ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। ये आपको स्वर वर्ण कहे जाते हैं। ये ओ, आ, इसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं हर्ष ई दीर्घ ई। अगर हर्ष ई को जल्दी में बोल दें ई और दीर्घ ई को बोल दें ई, तो अब भी हो गया उ,
यह हर्ष ऊ हो गया, और ऊ ये दीर्घ ऊ है। ए ऐ ओ औ, तो जो देर से बोला जाए वह दीर्घ है। तो ओ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, ये आपको हो गए वर्ण स्वर वर्ण। इसके बाद देखिए ये अनुस्वार। अनुस्वार ये अंग विसर्ग अह, अंग अह, ये आपको ये भी है अनुस्वार और विसर्ग ये, लेकिन ये अह में अंग में किसी और साउंड की आवश्यकता पड़ जाती है, जबकि अह में भी ह अंत में आ जाता है। इसलिए इन्हें हम लोग व्यंजन में उस कैटेगरी का नहीं मानते कि अकेले जिनको बोला जा सके, इसलिए इनको अलग रखा जाता है अनुस्वार अंग और विसर्ग अह को। तो अंग अह ये इस कैटेगरी से हट जाते हैं, ठीक है। तो अग्र स्वर क्या है? अग्र स्वर वो है जिन स्वरों के उच्चारण में मूल क्या है, जब हम बोलते हैं मुंह से आवाज़ निकालते हैं, किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं, तो हम उसमें मुंह के अंगों का, मुख के अंगों का, मुख के अवयव जो हैं भीतर के, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, जीभ का आगे का हिस्सा अग्रभाग सक्रिय होता है, उन्हें अग्र स्वर या आगे के स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ए, ऐ, ई, हर्षवी दीर्घ ई मतलब ई। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये पश्च स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग मतलब पीछे का भाग सक्रिय होता है, जिन्हें पश्च स्वर या पीछे के स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ऊ, ओ, औ। समझ गए? आगे संवृत स्वर। संवृत शब्द का अर्थ होता है कम खुलना, लेकिन कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, ऊ। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे विवृत, उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे ऐ, आ, औ। आगे ओष्ठकाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। अब स्वर के ये अन्य प्रकार के भेद हुए, तो हम लोग इसे देखते हैं। वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आधार गोल हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। होठों का आधार गोल हो जाए, जैसे बोलेंगे हम ऊ, ओ, औ। ये बोलने पर होठों का आकार वृत्त जैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न होकर अन्य आकार में खुलें उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे इसके अलावा आपको अ, ई आदि। आफ्टर दैट इसके बाद उच्चारण समय के आधार पर स्वर भेद। स्वर के कई प्रकार के भेद हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जो जल्दी में बोला जा सके, कम समय लगता है, जैसे उदाहरण अ, ए, उ, हर्ष स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर, इनकी मात्रा बहुत कम। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम में ओ को दीर्घ स्वर से अधिक खींचते हैं पर ओम लिखा जाता है, खींचने पर ओम लिखा जाता है। ये खींचते नहीं, खींचने पर ने है, ने खींचने पर ओम लिखा जाता है। ओम आजकल व्यवहारिक रूप से यह प्रचलन में नहीं है, लोग ऐसे ही बोल देते हैं ओम,
लेकिन शुद्ध इसका है ओम। तो इसमें ये जो स्वर हुआ वो इसे बोलते हैं प्लुत स्वर। इस पर बहुत अधिक समय लगता है बोलने में, उच्चारण करने में। स्वर भेद का महत्व। हिंदी में स्वरों का ज्ञान होना अनिवार्य है, जरूरी है। स्वरों के भेद का सही ज्ञान न होने पर उच्चारण में ही नहीं अपितु अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। हर्ष स्वर कुल, ओर, खोल, दीर्घ स्वर कूल। ये कूल आपको ऐसे होना था, कूल और खौल। तो ये कुल और कूल, और खोल और खौल अगर ठीक से नहीं बोला जाए तो हर्ष और दीर्घ का उच्चारण ठीक से ना हो तो आप इसका अर्थ ही बदल देंगे। इसलिए उच्चारण पर हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलना और लिखना जरूरी है, तो उच्चारण पर ध्यान देना जरूरी है। ये हर्ष स्वर में कौन कौन है? अ, ई, उ, री। दीर्घ में है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत भी इसमें एक है जो बताया आपको, ओ, जो ओम लिखाया तो हो गया, वो प्लुत है। इसका इस्तेमाल आजकल न के बराबर होता है, लेकिन है। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो हर बात पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए इसकी चर्चा हुई। इसका इस्तेमाल कम होता है तो एग्जाम में भी आने की संभावना कम रहती है, लेकिन वो है तो हमें जानना पड़ेगा। व्यंजन भेद, अर्थ एवं महत्व। अब हम लोग व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट और वॉवेल हो गया स्वर। तो व्यंजन भेद, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क में लगा हुआ है अ, तो बिना अ की सहायता से, बिना स्वर की सहायता से आप व्यंजन को नहीं बोल सकते, इसलिए ये व्यंजन हैं। क्योंकि इनको बाहर निकलने के लिए, मुंह से ध्वनि बनने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के किसी स्थान विशेष, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या दांत आदि का स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें व्यंजन कहते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजनों का ये परंपरागत रूप से इनकी संख्या 33 है, और स्वर थे हमारे 11। उसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग सब मिलाकर के देखेंगे अंत में जो 52 पुड़ेगा आपको, 52। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। उच्चारण स्थान। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी श्वास वायु, किसी न किसी मुख अवयव से, मान मुख के हिस्से से, मुख का अवयव कौन कौन है? तालु, जीभ, कंठ, मूर्धा। ठीक है, तो मुख, होठ तो या ओठ मुख अवयव से अवश्य टकराती है। जब श्वास वायु निकलती है बोलते समय तो किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है। उसी मुख अवयव को उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे तालु को छू करके निकलेगा कोई तो वह तालव्य हो गया, दांत को लिखेगा तो वह दंतव्य हो गया, या ओके। इन्हीं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। अब ये दिया है, इसे हमें देखना चाहिए। कंठ, गले से, कंठ से जो निकलते हैं वर्ण, उन्हें हम लोग बोलते हैं ये क, ख, ग, घ, अंग, ह। क, ख, ग, घ, ड़। ये ड़ है, बड़ी ड़ है आपको। ठीक है, क, ख, ग, घ, ड़, अंग है। ये अंग तो बगल से होगा, ये आपको इसने मिसप्रिंट किया है आपको। ये क, ख, ग, घ नहीं, ये अंग इधर से करेंगे, ये नीचे वाला नहीं, ये नहीं। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग एवं ह। ये कंठ है, अंगा भी कंठ से निकलता है। तालव्य, तालु से, च, छ, ज, झ, य, श, तालव्य श। मूर्धन्य,
ट ठ ड ढ ण श, ये मूर्धन स, तो ये मूर्धन्य स श। दत्य, दांतों से जो निकले, स त थ द ध न। ओष्ठ, प फ ब भ म। दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों को मिलाकर के जो बोलते हैं, य ड ल व। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद हमें करना ही चाहिए। आफ्टर दैट, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रयत्न। इसका व्याकरण में क्या मतलब है देखते हैं। ध्वनियों को उच्चारण में, ध्वनियों के उच्चारण में, के नहीं, को नहीं, के होगा। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ध्वनियों के उच्चारण में, ये को लिखा है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। इन्हें 3 प्रकार का माना गया है। ध्वनियों के उच्चारण में, ध्वनि जब निकालते हैं मुंह से, उसमें जो यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उसे प्रयत्न कहा जाता है। इन्हें 3 प्रकार का माना गया है। श्वास वायु की मात्रा, स्वर तंत्री में कंपन, स्वर तंत्री में कंपन होता है। श्वास वायु की मात्रा कितनी निकलती है, मुख अवयवों के द्वारा श्वास को रोकना, ये तीनों ये कारण होते हैं आवाज़ निकालने के, ध्वनि निकालने के। तो तीनों के आधार पर ही उनका वर्गीकरण भी होता है। श्वास वायु की मात्रा, श्वास वायु की मात्रा कितनी निकलती है, इस मात्रा के आधार पर भी 2 वर्गीकरण किए गए हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण का मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। महाप्राण, महाप्राण जो कहते हैं जिनमें जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे घ, छ, ज, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, तालब श, मूर्धन्य श, स, दंत स, ह, न, म। तो ये तालब श, मूर्धन्य श, दंत स, तीनों का उच्चारण अलग अलग। स्वर तंत्री के कंपन पर आधारित वर्गीकरण। गले की स्वर तंत्री, स्वर तंत्र जो है गले में, स्वर तंत्री जब वायु के वेग से कांपकर जब बजने लगती है, तब इन स्वर तंत्रियों में होने वाली कंपन, नाद, आवाज़ या गूंज के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए जाते हैं। ठीक है, गले की स्वर तंत्री होती है जब वायु के वेग से कांपकर जब बजने लगती है, तब इन स्वर तंत्रियों में होने वाली कंपन, उसमें कंपन होती है, नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए जाते हैं। सघोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे ग, घ, ड, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती, वे अघोष हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तालब श, मूर्धन ष, स, दंत स। अवयवों के अवरोध द्वारा ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ, मुख आदि अवयव अनेक प्रयत्न करते हैं। इसी आधार पर वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अवयव का आपस में स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अवयव का आपस में स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण अघोष, ये कैटेगरी है आपको, ये आप देखेंगे इसको। महाप्राण अघोष, अघोष में 2, सघोष में 2, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण नासिक के
नासिक के सघोष यंग य ण न म, ये पंचाक्षरी है, ये पांचवा होता है। तो ये आपको ये कैटेगरी है, याद करने में सुविधा होगी, इसके लिए ये मैंने आपके लिए अवेलेबल कराया। ये बहुत ही सहायक है, इसको याद करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे वाला क्या है। तो स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख्य अवयव से टकराती है, मुख्य के किसी अवयव से टकराती है वायु, फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, य। संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख्य अवयवों से संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। दंत स, तालब श, मूर्धन श, ह, फ, ज संघर्षी व्यंजन हैं। इन्हें ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं। इनको बोलने से ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। स, श, श, ह, फ, ज। अंतस्थ, व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतस्थ रखा गया है। व्यंजन और स्वर के बीच वाले ये माने जाते हैं। जैसे य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन है? व्यंजन और स्वर के बीच का है, क्योंकि उनके उच्चारण में वायु का अवरोध कम होता है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श, ष, स, ह, तालव्य श, मूर्धन्य श, स, दंत स, ह। ये संयुक्त व्यंजन क्ष, ये इसको लोग पक्षी बोलता है, पक्षी होना चाहिए, पक्षी। तो अक्षय, तो ये क्ष, ये आधा क श संयुक्त, तो आधा क मूर्धन श, पूरा श है और क आधा है, तो क श संयुक्त क्ष। त्र, आधा त जोड़ी र, त्र। ठीक है। ज्ञ, ये ज्ञ का ये नहीं होता है, इसका होता है ये ज, आधा ज जोड़ यों, ये सही है। ये छापने वाले ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे आधा ज जोड़ यों, ये है ज्यों। सही माने में ज्यों बोलते हैं उसको, लेकिन आम जनता उसको बोलती है ज्यों। तो ज्यों हो गया प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक उच्चारण है उसका ज्यों, लोग बोलता है, आम जनमानस बोलता है। तो पहले भाषा है, बाद में व्याकरण है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बोलता है तो व्याकरण सीख के बोलता है, तो बोलता है आदमी वैज्ञानिक, लेकिन शुद्ध उसका उच्चारण होना चाहिए व्याकरणीय दृष्टिकोण से वैज्ञानिक, क्योंकि वो आधा जोड़ यों है। तो ये गलत लिखा गया था, ये आधा जोड़ यों, इसको मानेंगे हम लोग ज्यों। श्र, तालव्य श, आधा जोड़ र, श्र। उत्क्षिप्त, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का लगभग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है। जीभ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ लगभग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है, जीभ, ठीक है, तो उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ़, ड़, उत्क्षिप्त व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश में क्ष, त्र, ज्ञ का कोई अलग शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। इनकी जानकारी के लिए संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर के आधार पर इनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। यहाँ ज, य सही लिखा है, ठीक है। यह हलंत होना चाहिए, आधा होना चाहिए, यहाँ पर यह होना चाहिए। ये प्रिंटिंग में छूट गया है, इसको आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं बता रहा हूँ ना। आधा तो और आधा जो, ठीक है, ज्यों। अब मातृभाषा वह भाषा है जो सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखा जाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। मानक भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है
उसे मानक भाषा कहते हैं। यह व्याकरण के नियमों को मानता है, उसका पालन करता है। राष्ट्रभाषा पूरे देश में बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी स्तर पर किया जाता है। तो अब तक हम लोगों ने देखा, ये उसके आधार पर पूरा ये जो वर्णमाला है उसका लिस्ट है यहाँ पर आपको ये देखें। ये 52 पुर जाता है। ये अ आ ई उ ए ओ औ अंग आ ऋ ऋ। ये हर्ष ऋ और दीर्घ ऋ, ये री में भी 2। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यंजन में इतना सारा क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, ये भी ड़ भी और ये ढ़ भी। त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। आफ्टर दैट क्ष त्र ज्ञ, देन ये आपको पूरा हुआ। अब अपने ज्ञान को हम लोग एक बार जांचते हैं, परखते हैं। उसके लिए कुछ प्रश्न हैं जिनका हम लोग समाधान करेंगे अभी इसी वक्त। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है क्या? शिक्षा का भाषा शिक्षण शिक्षा की भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। शिक्षक का, ये गलत लिखा गया है, ये है शिक्षक का, जिसे पढ़ेंगे शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। शिक्षक का, ये छूट गया है, छापने वाले की गलती है। तो ये शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, ये आंसर है सही इसका। दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती हैं? एक संसाधन है। ठीक है, एक पहेली है, एक कठिन समस्या है, एक जटिल चुनौती है नहीं, एक संसाधन है। तीसरा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षण प्रक्रिया। इसके बाद चौथा, उच्च प्राथमिक पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उच्च प्राथमिक स्तर पर डी, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। ये हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये 52, जिसका लिस्ट मैंने ऊपर दिया है आपको, ये हम लोग मानेंगे 52, 52। अघोष वर्ण कौन सी है? अघोष वर्ण कौन सी है? इसका उच्चारण है स, दंत स। सातवां प्रश्न, य र ल व। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। आठवां, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये आपको दूसरा, चौथा। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? ये क श संयुक्त। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ये है आपको था, ये सही है। उसके बाद 12, हिंदी की श ध्वनि है तालव्य। श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तेरह श ये कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क किस वर्ग का अक्षर है? क वर्ग। ये बहुत सरल है। हिंदी भाषा विश्व में है तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। 16, प का उच्चारण स्थान होता है प, ओष्ठ। इनमें अल्प प्राण कौन सी भाषा है? अल्प प्राण।
क। देवनागरी लिपि में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? देवनागरी लिपि में 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको ये कैसा लगा, कृपया करके आप इस पर अपना अपना विचार लिख देंगे। मैं टिप्पणी में आपका इंतज़ार करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। आपको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।